निजाम सिस्टम को बोलते हैं, निजाम आसाब यानी कि नर्वस सिस्टम। महसूस करना, महसूस करना कैसे? जैसे टेस्ट, जायका, कोई चीज रखी, मीठी है, खट्टी है, कड़वी है, ठीक है। वॉइस, आवाजें, मान लीजिए मैं कुछ बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, क्यों? क्योंकि आवाज आपके कान में गई और कान से वो आपके दिमाग में गई, ठीक है, नर्व के जरिए से। टच, मान लीजिए छुएं किसी चीज को, कि अगर जिस चीज को हम छू रहे हैं वो नरम है, सख्त है, चुभने वाली है, ठीक है, कैसी चीज है, तरल है, ठोस है, कैसी है, उसका। विजन, यानी कि जो हम देख रहे हैं वो भी हमारे दिमाग को पहुंच रहा है नर्वस नर्वस सिस्टम के जरिए से। स्मेल, जो हम सूंघ रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए टॉयलेट में बैठे हुए हैं तो वहां अच्छी अच्छी स्मेल नहीं आती, ठीक है। लेकिन मान लीजिए अगर कहीं साफ सुथरी हाइजेनिक जगह बैठे हुए हैं तो वहां अच्छी अच्छी स्मेल आती है। तो ये जो बदबू और खुशबू, दोनों टाइप की जो बू हैं, इनको कैसे पता लगता है? नर्वस सिस्टम के जरिए से। क्योंकि नाक के अंदर क्या है? नर्व है, और वो नर्व महसूस कर लेती है, दिमाग को मैसेज पहुंचता है कि ऐसा लग रहा है। इसके अलावा चख कर, वो मैं बता चुका हूं, सुनकर, छू कर, देख कर, सूंघ कर, फिर इन महसूस करी हुई चीज पर काम करना, एक्शन करना, ये जो सिस्टम है इसी को नर्वस सिस्टम कहते हैं। जिसमें इंसानी में कुछ काम जिसमें इंसानी में कुछ काम ऐसे हैं जो कि इंसान अपनी मर्जी से कर लेता है। मान लीजिए मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, ये इस पे मेरा इख्तियार है, मेरी मर्जी है। आप सुन रहे हैं, इस पे आपका इख्तियार है, आपकी मर्जी है, ठीक है। चलना फिरना उठना, ठीक है। मान लीजिए एक आदमी बैठा हुआ है, लेट जाए, लेटा हुआ है बैठ जाए, या बैठा हुआ है खड़ा हो जाए, ये सब चीजें इंसान के इख्तियार में है। तो जिसमें इंसानी में कुछ चीजें, कुछ काम ऐसे हैं जो कि उसके इख्तियार में होते हैं, उन कामों को वॉलंटरी एक्शन बोलते हैं, ठीक है जी। और कुछ काम ऐसे हैं जिसमें इंसानी में, जो कि इंसान के कब्जाए इख्तियार से, यानी कि इंसान की इच्छा से बाहर हैं। इंसान अपने चाहने से उनको कर नहीं चाह सकता, और चाहने से उनको रोक नहीं सकता, ठीक है। मान लीजिए आधी रोटी खाई या एक रोटी खाई, जितनी इच्छा, जैसी जितनी भूख, अब वो खा ली, खाई, मुंह में रखी, ओरल कैविटी में, इसोफेगस में को निकल करके कहाँ पहुंच गई? स्टमक। अब स्टमक में जो डाइजेशन शुरू हुआ, क्या वो हमारी इच्छा अनुसार हो सकता है? हम चाह लें कि भाई, हम तो चाह लें कि भाई 1 मिनट में हजम करके निकालो इसको, टॉयलेट जाना है। मान लीजिए मान लीजिए हम ये चाहें कि भाई हमें टॉयलेट जाना है 1 घंटे के अंदर अंदर, और फिर हमें 2 दिन टॉयलेट नहीं जाना, तो क्या हम चले जाएंगे? ये क्या हमारे हाथ में है? या पेशाब करना, हम सोचे कि यार बस अब चले जाते हैं पेशाब, फिर 5-6 घंटे आराम से बैठ करके जो है कुछ काम करेंगे। क्या ये अनैच्छिक क्रियाएं, इनवॉलंटरी एक्शंस, जो जो कि इंसान के कब्जा इख्तियार में नहीं है, ठीक है। और कहां से शुरू होती है? इंसान के इंटरनल जो सिस्टम्स हैं, ज्यादातर अनैच्छिक हैं, ठीक है। दिमाग, इंसान लाख चाहता है कि उसको टेंशन ना हो, लेकिन अगर उसका दिमागी सेहत, उसकी दिमागी संतुलन सही नहीं है तो उसको फिर भी टेंशन होती है। डॉक्टर क्या कहता है? अगर कोई मरीज जाता है, आप टेंशन मत लीजिए, अरे डॉक्टर साहब सबसे पहले अपनी टेंशन हटा के दिखा दो आप। टेंशन के बारे में जितना ज्यादा ये कहा जाएगा कि टेंशन ना लो, वो टेंशन ज्यादा आएगी। दिमाग का काम, आदमी अपने दिल की धड़कन खुद बैठे बिठाए नहीं बढ़ा घटा सकता। वो दूसरी बात है कि अगर खुशी गमी की बात वो कुछ सुन ले, उससे घट बढ़ सकती है, लेकिन खुद ब खुद नहीं हो सकता। इसी तरह अपने सांस को कंट्रोल नहीं कर सकता, अपने डाइजेशन को कंट्रोल नहीं कर सकता, अपने यूरिनरी सिस्टम को कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है। तो कुछ क्रियाएं ऐच्छिक होती हैं, इच्छा अनुसार होती हैं, उनको वॉलंटरी एक्शंस बोलते हैं। और कुछ क्रियाएं इंसान के कब्जे इख्तियार में नहीं होती, उनको इनवॉलंटरी एक्शंस बोलते हैं। अब ये जितनी भी क्रियाएं हैं, चाहे वो वॉलंटरी हो या इनवॉलंटरी हो, इच्छा से इंसान की हो रही हो या बगैर इच्छा से हो रही हो, इनको कौन कंट्रोल करता है? नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था सेल, कोशिका, खलिया, यानी कि इंसान के जिस्म की यूनिट क्या है? कोशिका है। कोशिका, कोशिका इंसान के जिस्म का सबसे छोटा भाग है, छोटा भाग,
और कोशिका वो है जो वो सभी काम कर सकती है जो कि इंसान कर सकता है, एक जीवधारी एक हैवान कर सकता है। ठीक है। नर्व की यूनिट, क्योंकि नर्व भी इंसान के जिस्म का हिस्सा है, नर्व भी तो इंसान के जिस्म का हिस्सा है ना। तो नर्व, नर्व यानी कि वो तार, वो दिमाग से निकलने वाले तार जो कि पूरे जिस्म में फैले हुए हैं, जो महसूस कराते हैं और एक्शन कराते हैं। नर्व, नर्व की यूनिट जो है न्यूरॉन कहलाती है। नर्व की यूनिट न्यूरॉन कहलाती है। ठीक है। जिस तरीके से गुर्दे की यूनिट नेफ्रॉन कहलाती है, नर्व की यूनिट न्यूरॉन कहलाती है। ठीक है। यानी कि जो नर्व वाली सेल है ये न्यूरॉन कहलाती है। ठीक है। ये भी कोशिका ही है लेकिन ये नर्व की कोशिका है। और ये जो नर्व वाली कोशिका होती है ये बाकी इंसान के शरीर की कोशिकाओं से बड़ी होती है, सबसे बड़ी होती है। सबसे बड़ी अगर एक कोशिका की बात करें तो फीमेल के अंदर हर महीने बनने वाला ओवम, अंडा, जो कि मासिक धर्म के रूप में जो है दिखाई देता है। ठीक है। या जिससे बच्चा बन जाता है। ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद वो जो ओवम होता है, वो जो अंडा होता है जो हर महीने माँ की ओवरीज में बनता है, एक महिला, एक वयस्क महिला की ओवरी में बनता है। एक महीना राइट साइड में बनता है, एक महीना लेफ्ट साइड में बनता है। इसको हम गायनिक में पढ़ेंगे। ठीक है। लेकिन फिलहाल हम ओवम को समझते हैं। ओवम जो है इन एक फीमेल के शरीर की सबसे बड़ी सेल होती है। लेकिन ओवम तो ऐसा है कि बन रहा है, रिलीज हो रहा है, लेकिन ये जो नर्वस सिस्टम है ये रिलीज नहीं हो रहा है। ठीक है। ये बन रहा है, ये डिवीजन होता है इसमें। ठीक है। एक सेल खत्म होता है दूसरा बनता है, तभी इंसान का जिस्म बाकी है। ठीक है। लेकिन ये रिलीज वाला सिस्टम इसमें नहीं है। और ये जो न्यूरॉन है, ओवम के बाद ये सबसे बड़ा सेल होता है। लेकिन चूंकि मर्दों के अंदर, मेल के अंदर ओवम नहीं बनते, एग्स नहीं बनते, अंडे नहीं बनते, उनके अंदर स्पर्म बनते हैं, तो इसलिए ह्यूमन बीइंग के अंदर, मानव के अंदर, मानव में औरतें भी आती हैं मर्द भी आते हैं, ह्यूमन बीइंग के अंदर जो सबसे बड़ी सेल है इंसान के शरीर की, वो न्यूरॉन यानी कि नर्वस सिस्टम वाली सेल है। ठीक है। और अगर फीमेल की बात करें तो फिर ओवम है। जी, जैसा सवाल आ जाए इस तरीके से हैंडल करना। मैं इसके ऊपर सेल कोशिका में सवाल बना के आ चुका हूं, अभी 4-5 दिन पहले, हफ्ते दिन 10 दिन पहले की बात है। ठीक है। नर्वस सिस्टम बहुत तेज काम करता है, इलेक्ट्रिक इंपल्स। इसमें जो मैसेज जाते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कोई चीज चुभी और दिमाग को गई, तो इलेक्ट्रिक इंपल्स के जरिए से जाते हैं। देखिए मच्छर ने काटा और काटते काटते दिमाग को पता लग जाता है, वो बेचारा पूरी तरीके से काट भी नहीं पाता, कई बार तो जब भी उसको शहीद कर दिया जाता है। ठीक है। कितना फास्ट सिस्टम है, इलेक्ट्रिक इंपल्स। बिजली के बिजली के जो मैसेज होते हैं इस तरीके से इंसान के दिमाग को मैसेज पहुंचते हैं नर्वस सिस्टम के जरिए से। देखिए डाइजेशन सिस्टम है, खाने वाला सिस्टम है। ऐसा थोड़ा ही होता है कि इंसान ने खाना खाया और सेकंड में जो है वो जो खाना खाया था वो टट्टी के रास्ते निकल गया, खून बन गया, ऐसा थोड़ा ही है। लेकिन ये सिस्टम की बात देखिए, इलेक्ट्रिक इंपल्स बिजली की तरीके से, जैसे बिजली है ना, बिजली के जो है मतलब एक तरीके से करंट दौड़ता है, इस तरीके से इधर मच्छर ने काटना प्रारंभ किया, शुरू किया, उधर दिमाग को खबर होगी। ठीक है। तो नर्वस सिस्टम जो है वो बाकी सभी सिस्टम से तेज काम करता है। ठीक है। और नर्वस सिस्टम जो है, इंसान के अंदर एक दूसरा सिस्टम होता है वो भी काफी फास्ट सिस्टम है, हार्मोनल सिस्टम, हॉर्मोन्स। ठीक है। हार्मोन वैसे तो मेल के अंदर भी होते हैं, फीमेल के अंदर भी होते हैं, लेकिन फीमेल का जो, महिलाओं का जो शरीर है, वो परमात्मा कुदरत, ईश्वर अल्लाह ने इस तरीके से रखा है कि उनके अंदर हार्मोन्स का ज्यादा अमल दखल है। ठीक है। तो उनके अंदर जो है हार्मोन वाले जो मामले हैं वो ज्यादा आते हैं। ज्यादातर वो महिलाएं जो कि किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं, तो गायनेकोलॉजिस्ट बोलती है आपके हार्मोन डिस्टर्ब हो गए हैं। ठीक है। मेल को, मर्द को कोई नहीं बोलता कभी भी कि उसके हार्मोन डिस्टर्ब हो गए हैं। ठीक है। अगर कुछ बड़ा ही बवंडर हो जाए, कुछ इस तरीके से हो जाए, ठीक है, कि पूरे ही चेहरे के ऊपर बाल आ गए या कुछ इस तरह की उल्टी पुल्टी हरकत हो गई, एबनॉर्मल हरकत हो गई, तो बात अलग है। ठीक है। नहीं तो मेल के अंदर हार्मोन वाला सिस्टम नहीं होता, या फिर टेस्टोस्टेरोन यानी कि स्पर्म प्रॉपर डेवलप ना हो रहे हो, तो एक वहां बात हो जाती है। नहीं तो फीमेल के अंदर जो है बहुत सारी चीजों में हार्मोन देखने में आते हैं। खास तौर से एक महिला जब गर्भवती होती है तो उसमें हार्मोन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये जो नर्वस सिस्टम होता है
ये हार्मोनल सिस्टम के साथ मिलके काम करता है। हार्मोनल सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं हार्मोनल सिस्टम को, जिससे हार्मोन रिलीज होते हैं, हार्मोन निकलते हैं। ठीक है। तो ये जो नर्वस सिस्टम है, महसूस करने वाला सिस्टम है, ये एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि हार्मोनल सिस्टम के साथ मिलके काम करता है। अब नर्वस सिस्टम जो होता है, नर्वस सिस्टम जो होता है माहौल, वातावरण, एटमॉस्फेयर, दुनिया, इससे मैसेज लेता है। ठीक है। चाहे वो छू करके ले रहा हो, चख करके ले रहा हो, सुन करके ले रहा हो, सूंघ करके ले रहा हो, देख करके ले रहा हो, और कहाँ पहुंचा देता है? दिमाग को पहुंचा देता है। मान लीजिए हमने कोई इंसान देखा, ठीक है, हमने कहा अरे बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, तो कैसे हमने उनको देखा, ठीक है, उनकी आवाज सुनी, हमने कहा कितने अच्छे वचन हैं, कितनी अच्छी बात कर रहे हैं, ठीक है, कितने शुद्ध विचार हैं इनके। तो ये सब चीजें कैसे पहुंच रही है? ये सब चीजें वातावरण में से जो हमारी पांचों इंद्रियां हैं वो लेकर के हमारे दिमाग को दे रही है। जैसे कि आंख हुई, सबसे ऊपर क्या हुई? आंख। आंख के नीचे क्या हुआ? नाक। नाक के नीचे मुंह। आंख से देखा जाता है, नाक से सूंघा जाता है, मुंह से चखा जाता है। उसके बाद जो है स्किन पूरे जिस्म की, और कान सुनने वाले। इसी से जो है हम पूरे वातावरण को, इस दुनिया को समझते हैं। ठीक है जी। अब नर्वस सिस्टम को दो हिस्सों में बांटा गया है समझने के लिए। ठीक है। नंबर एक क्या होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और नंबर दो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किसको कहते हैं? देखो, ये जो इंसान का दिमाग है, खोपड़ी के अंदर जो भेजा रखा हुआ है, दिमाग रखा हुआ है, मगज रखा हुआ है, इसके अंदर क्या होता है? यहाँ से धागे, यहाँ से तार निकलने से शुरू होते हैं नर्वस सिस्टम के, और पूरे जिस्म में फैल जाते हैं। तो ये जो दिमाग के अंदर नर्वस सिस्टम है, इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। सेंट्रल, सेंटर कहते हैं बीच को। जिस तरीके से आप देखते हैं भारतवर्ष में किस तरह की सरकारें चलती हैं, दो प्रकार की सरकारें चलती हैं। एक केंद्र सरकार यानी कि दिल्ली वाली सरकार, जो कि पूरे भारतवर्ष को कंट्रोल करती है। एक राज्यों की अलग अलग सरकारें। ठीक है, हर राज्य की अलग अलग सरकार है। ठीक है। इसी तरीके से जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है। ठीक है। एक जगह से कंट्रोल करता है, पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है। और ये कहाँ है? ये दिमाग में। दूसरा क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल क्या? वो जो धागे जिस्म से, दिमाग से निकल करके रीढ़ की हड्डी में गए, और रीढ़ की हड्डी में से जाकर के पूरे जिस्म में फैल गए, उसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। क्योंकि वो पेरिफेरल, पेरिफेरल कहते हैं अतराफ में, अराउंड में, चौतरफा। ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो के पूरे जिस्म में फैला हुआ है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो के जो दिमाग वाला हिस्सा। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को समझ लीजिए, इसका बहुत बड़ा काम है। इसको यूनानी में निजाम अतराफ आसाब कहते हैं। निजाम के माने सिस्टम, अतराफ के माने चारों तरफ, अतराफ के माने चारों तरफ। ठीक है। और आसाब कहते हैं नर्व को। यानी कि नर्वस सिस्टम का वो हिस्सा जो कि इंसान के दिमाग में पूरे तरीके से पूरे जिस्म में फैला हुआ है, उसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अतराफ यानी बाहरी तरफ से जानकारी लेकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पहुंचाता है, ये इसका पहला काम। अतराफ का क्या हुआ? पूरे जिस्म से जानकारी लेता है, छू करके, देख करके, चख करके, सुन करके, सूंघ करके, और कहाँ पहुंचा देता है? दिमाग को। ठीक है। कहाँ पहुंचा देता है? दिमाग को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पहुंचा देता है। ठीक है। तो ये जो बाहर का है, जैसे कि छूना, स्किन, इंसान का पूरा जिस्म स्किन से ढका हुआ है। तो इंसान के पूरे जिस्म को छूने की कैपेसिटी है। कुछ जगह को ज्यादा कैपेसिटी है, कुछ जगह को कम। जैसे कि मान लीजिए उंगली का ये जो फोड़ा है, ये सबसे अच्छी तरीके से छू करके महसूस करता है, इसीलिए नब्ज इसी से देखी जाती है। ठीक है। इंसान की कोहनी भी है, इंसान की एडी भी है। एडी बहुत मोटी होती है, एक बार को पता भी नहीं चले क्या बैठा हुआ है। लेकिन फिर भी इंसान का पूरा जिस्म वो महसूस करता है। क्यों? क्योंकि स्किन से ढका हुआ है। ठीक है। पहली जो इंद्री है वो स्किन। ठीक है। दूसरी क्या हुई? आंख। तीसरी क्या हुई? जबान। नाक, तीसरी जबान, चौथी कान। चार इंद्रियां कहां पर है? सिर के अंदर है। एक कहां है? वो सिर के अंदर भी है और पूरे शरीर में है। स्किन पूरे शरीर में है, और बाकी चार, आंख, नाक, जबान और कान, सिर के अंदर है। ठीक है। ये क्या हुई? ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के हिस्से हुए, यानी कि जो बाचार। देखिए,
अतराफ, ये जो मैसेज पहुंचाने वाले आजा ऑर्गन्स हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के, जो कि अतराफ पूरी जिस्म में फैले हुए हैं, इनके ऊपर कुछ एंटीना होते हैं जिनको रिसेप्टर्स बोलते हैं। जैसे कि आंख वाला रिसेप्टर, कान वाला रिसेप्टर, जबान वाला रिसेप्टर, टेस्ट जायके वाला, ठीक है, सूंघने वाला रिसेप्टर, और पूरी जिस्म के अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, एंटीना होते हैं। आपने देखा होगा 10-15 साल पहले अगर हम टीवी या टेलीविजन को चलाते थे तो ऊपर एक एंटीना लगा होता था, एंटीना, ठीक है, उसको ऐसे ऐसे करते थे, मच्छर आते थे, एक बच्चे को ऊपर भेजते थे, अरे देखना, वो कहता था आया नहीं आया, वो क्या करता था, वो पकड़ लेता दूरदर्शन को, फिर कोई फिल्म विल्म जो पिक्चर विक्चर चलती होती थी वो दिख जाता, ठीक है। तो इसी तरीका के एंटीना होते हैं इंसान के जिस्म के, इसी तरह के एंटीना होते हैं इंसान के जिस्म के, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसके ऊपर, स्किन के ऊपर, आंख के ऊपर, कान के ऊपर, नाक के ऊपर, जबान के ऊपर, मोटी सी जबान में समझ लीजिए, ठीक है। इन एंटीना का क्या काम है मैं आपको बता दूं। इन एंटीना का काम ये है, ये नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि जो तार हैं जो कि जिसमें फैले हुए हैं, उसके जरिए से मैसेज को कहाँ पहुंचाते हैं, सबसे पहले जाता है वो स्पाइनल कोड यानी कि रीढ़ की हड्डी में, और रीढ़ की हड्डी के बाद कहा जाता है दिमाग में। दिमाग को पता लगे, ये काम बहुत फास्ट होता है, इलेक्ट्रिक इंपल्स, बिजली के, बिजली की सी तेजी से होता है, ठीक है, दिमाग को पता लग जाता है। ये क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि वो नर्वस सिस्टम, एक तो दिमाग में हो गया नर्वस सिस्टम का अड्डा, एक तरीके से नर्वस सिस्टम का हेड ऑफिस, और बाकी जो तार पूरे जिस्म में फैले हुए हैं ऑल बॉडी में, यानी कि चोट कहीं भी लगे तकलीफ होती है, सिवाय छोड़ करके बालों को और नाखून को, चोट कहीं भी लगे होती है, क्यों, क्योंकि पूरी बॉडी में नर्वस सिस्टम का जाल फैला हुआ, ठीक है। तो ये जो पूरी बॉडी में नर्वस सिस्टम का जाल फैला हुआ है इसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं, और जो दिमाग में है उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, ठीक है जी। अब देखिए, आंख, नाक, कान, जुबान, खाल, ये वो ऑर्गन्स हैं जो कि मैसेज जो है, जो कि खबर जो है दिमाग को पहुंचाती है, ठीक है। अब इनके ऊपर एंटीना लगे होते हैं अलग अलग, अलग अलग उजू के ऊपर, अलग अलग ऑर्गन के ऊपर लगे हुए एंटीना का नाम अलग अलग है। जैसे कि आंख, आंख को यूनानी में चश्म कहते हैं, चश्म, आम जबान में चश्मा कह देते हैं ना, वो चश्म से ही बना हुआ है यूनानी में, यानी कि हम आम जबान में भी यूनानी बोलते हैं, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो आंख, चश्म, ठीक है। आई, आंख से क्या निकलती है, रोशनी, रोशनी में हम देखते हैं। आंख के ऊपर जो एंटीना लगा हुआ है उसको फोटो रिसेप्टर बोलते हैं, फोटो रिसेप्टर्स बोलते हैं, फोटो रिसेप्टर्स, ठीक है। उसके बाद कान, कान को ईयर यानी कि, कान को हम उज्न बोलते हैं, कान को क्या बोलते हैं यूनानी में, उज्न, क्या काम करता है, आवाज को सुनता है, फोनो रिसेप्टर, फोनो रिसेप्टर। उसके बाद क्या, नाक, नोज, नोज को हम अनफ बोलते हैं यूनानी में, बू, स्मेल, बदबू या खुशबू, बू, स्मेल यानी कि बदबू या खुशबू सूंघने के काम आता है। इसके ऊपर कौन सा एंटीना लगा हुआ है, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स लगे हुए। उसके बाद क्या है, टंग यानी कि जबान, किस काम आती है, जायका, चखने के, स्वाद, ठीक है, क्या कहते हैं, जुबान, यूनानी में लिसान, और गैस्टेरो रिसेप्टर्स लगे होते हैं इसके ऊपर, ठीक है, जो कि जायके को, दिमाग को बताते हैं कि ये चीज मीठी, खट्टी, कड़वी कैसी। स्किन, स्किन को जिल्द कहते हैं, त्वचा हिंदी में कहते हैं, काम क्या है, टच करना, ठीक है। थिग्मो रिसेप्टर्स, स्किन के ऊपर जो रिसेप्टर्स, जो एंटीना लगे होते हैं उनको थिग्मो रिसेप्टर्स कहते हैं। अब इनको याद करना आसान है, देखो, कान वाला जो है फोनो रिसेप्टर्स, फोन हम कान से सुनते हैं, ठीक है। जबान, जबान के बाद फिर गैस्ट्रिक यानी कि स्टमक, स्टमक को गैस्ट्रिक भी बोलते हैं, गैस्ट्रो रिसेप्टर, वो भी मिल गया, ठीक है। उसके बाद आंख से क्या करते हैं हम, किस आंख से हम फोटो खींचते हैं ना कैमरे से, तो फोटो रिसेप्टर। अब दो हो गए, एक तो स्किन वाला यानी कि खाल वाला, थिग्मो रिसेप्टर, उसको याद कर लेना, ठीक है। और एक जो है नोज यानी कि सूंघने वाला, नोग यानी कि सूंघने वाला, उसको ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर बोलते हैं। और एग्जाम में वही पूछा जाता है जो नॉर्मल सा नहीं होता,
तो या तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स पूछा जाएगा या थिग्मो रिसेप्टर्स पूछा जाएगा, और इनमें से भी ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स पूछा जाता है ज्यादातर। ठीक है, फोटो, फोनो और गैस्ट्रो रिसेप्टर्स नहीं पूछे जाते क्योंकि इनको याद करना आसान है। फोटो आंख से जुड़ा हुआ है, फोनो कान से जुड़ा हुआ है, गैस्ट्रो जुबान से जुड़ा हुआ है, लेकिन ऑल्फैक्टरी चूंकि याद करने में थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है इसलिए ज्यादातर पूछा जाता है। ये क्या है? ये एंटीना है। इन पांचों रिसेप्टर्स जानकारी है, पांचों रिसेप्टर्स जानकारियां इकट्ठी करते हैं और जानकारियों को नर्वस सिस्टम के जरिए, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जरिए से सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि दिमाग को पहुंचा देते हैं और इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की तरीके से पहुंचा देते हैं। अब आ जाइए सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि दिमाग में है, जो कि हेड ऑफिस है नर्वस सिस्टम का। ठीक है, सभी जानकारियां और मैसेज जो होते हैं अलग अलग रिसेप्टर्स के जरिए से जो को पहुंच करके आ रहे हैं वो दिमाग को पहुंच रहे हैं। ठीक है, अब दिमाग क्या काम करता है? दिमाग सिर्फ महसूस नहीं करता, दिमाग उसको एनालाइज करता है, उसको गढ़ता है, उसको समझता है। दिमाग जो मैसेज आया उसको समझता है। समझने क्या है? मान लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए कुल्ले पे मच्छर काट रहा है, समझने की कोशिश करो, तो दिमाग ने क्या कहा, इसको मार दो। और मान लीजिए अगर कुल्ले पे इंजेक्शन लग रहा है, तो क्या क्या जब भी हम वहां पे हाथ मारेंगे? नहीं मारेंगे ना। समझने की कोशिश कीजिए, कुल्ले पे इंजेक्शन लगता है, ग्लूटियल में नहीं लगता है। अगर वहां पे मच्छर काट ले उसको मार देंगे। लेकिन अगर कुल्ले पे इंजेक्शन लग रहा है, क्या जब भी हम हाथ मारेंगे? नहीं मारेंगे। क्यों नहीं मारेंगे? दिमाग को तो मैसेज पहुंच रहा है। क्योंकि दिमाग क्या करता है, दिमाग जो मैसेज और रिसेप्टर से आ रहे हैं उसको जो है एनालाइज करता है। एनालाइज करता मतलब उसको पढ़ता है। पढ़ता है मतलब क्या करता है, जो पुराने मैसेज होते हैं उनके साथ उसको मिला करके देखता है। कैसे? जैसे कि मच्छर, अगर मच्छर काट रहा है तो उसको पता है ये पहले भी बैठा था और मैंने इसको मार दिया था, तो ऑर्डर करता है कि इसको मार दो। लेकिन अगर जब इंजेक्शन लग रहा है तो उसको पता था, अरे ये तो मुझे पहले भी लगी थी, 2 साल पहले या 6 महीने पहले, 1 महीने पहले, और इसमें ज्यादा हिलना डुलना नहीं होता, नहीं तो इंजेक्शन पक जाएगा। तो मरीज, इंसान आराम से लेट जाएगा, हाथ नहीं मारेगा। मच्छर बैठेगा, हाथ मारेगा। इंजेक्शन लगेगी, सुई लगेगी, हाथ नहीं मारेगा। क्यों? क्योंकि वो, उसने क्या किया, उसने एनालाइज किया। दिमाग ने क्या एनालाइज किया कि ये चीज पहले भी चुभी थी और इस चीज को हटाना नहीं है, आराम से लेटे रहो। ज्यादा उखड़ दुखड़ करोगे, ज्यादा हिले डुलोगे तो इंजेक्शन पक जाएगा, फिर उसमें इंसिजन चीर आएगा। तो दिमाग क्या करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं। दिमाग के अंदर जो नर्वस सिस्टम, वो क्या करता है, वो एनालाइज करता है। वो इन मैसेज को पुराने मैसेज से जोड़ के देखता है। यानी कि अगर ये मच्छर है, ये पहले भी बैठा था, मैंने इसको मार दिया था। ठीक है, और अगर ये सुई है, ये पहले भी लगी थी और जब ये लगती है आराम से लगवा लेनी चाहिए। तो पुराने मैसेज से एनालाइज करके दिमाग जो है ऑर्डर करता है कि अब ये करना है। और जो ऑर्डर करता है, पुराने अनुभव को एनालाइज करके जो ऑर्डर करता है, उसको मोटर एक्शन बोलते हैं, मोटर नर्व बोलते हैं। ठीक है, मोटर नर्व के जरिए से करता है, मोटर एक्शन बोलते हैं। तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर जो है महसूस करना भी होता है और मोटर नर्व भी होता है। ठीक है, पेरिफेरल यानी कि चारों तरफ, वो महसूस भी करता है और एक्शन भी करता है। आदमी अगर चाहे तो वो चलता है, आदमी चाहे तो बैठ जाता है, यानी कि एक्शन काम हुआ। ठीक है, और महसूस भी करता है। तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसके दो काम, क्या? महसूस करना, सेंस महसूस करना, और मोटर यानी कि काम। ठीक है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का क्या काम? जो मैसेज दिमाग, पूरी बॉडी से 5 रिसेप्टर्स से आ रहे हैं, आंख नाक कान जबान और स्किन से जो मैसेज आ रहे हैं उनको तोलना, समझना और फिर ऑर्डर कर देना कि भाई ऐसा कर। जी, अब आ जाइए आप यूरिनरी सिस्टम पे। हमारा नर्वस सिस्टम मुकम्मल हो गया है। अब थोड़ा सा मैं एक एग्जाम्पल पहले नर्वस सिस्टम का समझा दूं। देखिए, मान लीजिए एक महिला है, उनको सिजेरियन से ऑपरेशन हो रहा है बच्चे का। बच्चा सीधा नहीं है, बच्चा उल्टा है, ऑब्लिक। ठीक है, ब्रीच है, ब्रीच कंडीशन का है। तो क्या करते हैं, क्या करते हैं, उनको बिठा करके उनकी कमर की रीढ़ की हड्डी में नंबर 4 नंबर 5 में एनेस्थेसिया दे देते हैं, जिसको स्पाइनल एनेस्थेसिया कहते हैं। एनेस्थेसिया आज 4 टाइप, सर्जरी में पढ़ाऊंगा। एनेस्थेसिया 4 तरह के होते हैं, फिलहाल आप समझ लीजिए। रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगा देते हैं, दवाई लगा देते हैं। होता क्या है, नीचे का, उससे नीचे का सारा हिस्सा क्या होता है, सुन्न हो जाता है। और आराम से पेट को काट करके, यूट्रस को काट करके, एब्डोमेन का काट करके बच्चे को निकाल लेते हैं ऊपर से, और उसके बाद सिल देते हैं और तकलीफ नहीं होती महिला। क्यों नहीं होती? क्योंकि जो जो नर्वस सिस्टम है जो कि मैसेज पहुंचाता है दिमाग को कि चोट लग रही है, तकलीफ हो रही है, उसका कनेक्शन काट देते हैं। कैसे? जहां को मैंने बताया था ना कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से मैसेज कहां पहुंचते हैं, रीढ़ की हड्डी में, स्पाइनल में, और रीढ़ की हड्डी से कहां पहुंचते हैं, दिमाग में। तो जो पेरिफेरल से रीढ़ की हड्डी में जब पहुंचेगा तो रीढ़ की हड्डी में तो वहां इंजेक्शन लग चुका है, दवाई लग चुकी है सुन करने वाली।
तो जब वहां दवाई लग गई है, वो दवाई जब पेट कटता है उसके मैसेज दिमाग को नहीं पहुंचने देती। वरना तकलीफ इन बॉडी को इतनी ही तकलीफ होती है। अगर बात तकलीफ ही करें, बॉडी को तो इतना ही कटना पड़ रहा है ना, शरीर तो कट रहा है, लेकिन वो महसूस नहीं होता, इसलिए दर्द नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि नंबर 4 नंबर 5 के बीच में जो दवाई छोड़ देते हैं, जो फाइनल एनेस्थेसिया दे देते हैं, उससे जो मैसेज है कटने का वो दिमाग को नहीं पहुंचता। कई बार मरीज देख भी लेता है कि उसका उसका एब्डोमेन जो है काटा जा रहा है, उसके कट मारा जा रहा है, उसके बावजूद भी उसको महसूस नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो कट लगने का जो मैसेज है वो दिमाग को नहीं पहुंचता, वो वही रुक जाता है। ठीक है जी। ये चीज आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल समझाना था ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। जी। अब आ जाइए आप यूरिनरी सिस्टम पे, पेशाब वाले सिस्टम पे आ जाइए। रीनल सिस्टम भी कहते हैं, निजाम है तौलीद बौल, यानी कि एक ऐसा निजाम जिसके अंदर पेशाब बनता है, पेशाब खारिज होता है, पेशाब करते हैं। ठीक है। पेशाब का बनना, पेशाब का जमा होना। पेशाब देखो, पेशाब सबसे पहले तो पेशाब बनेगा, बनने के बाद फिर वो जमा होगा, जमा होने के बाद इंसान पेशाब कर देगा। तो ये जो सिस्टम है जिसके अंदर ये अमल होते हैं, उसको रीनल सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम या निजाम में तौलीदे बौल कहते हैं यूनानी में। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा एक चीज समझ लीजिए आप, देखिए, सब इसकी जड़ पे जाते हैं कि ये है क्या चीज। इंसान कोशिकाओं से बना है। कोशिकाओं से क्या बने? टिश्यूज, टिश्यू से क्या बने? ऑर्गन, ऑर्गन से क्या बने? सिस्टम, सिस्टम से क्या बने? इंसान की बॉडी, शरीर। ठीक है। तो इंसान कोशिकाओं से बना है। सबसे छोटी क्या? कोशिका। कोशिका के अंदर क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है। देखिए, जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि इंसान के जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके अंदर क्या होता है? हजम होता है खाना। इसी तरीके से जो मेटाबॉलिज्म होता है वो सेल कोशिकाओं के अंदर होता है। कोशिका को मेटाबॉलिज्म से क्या होता है? कोशिका को खाना मिलता है, प्रोटीन मिलती है, फैट मिलती है, कार्बोहाइड्रेट मिलती है, विटामिन मिलती है, मिनरल मिलते हैं, वाटर मिलता है। वो सारी चीजें मिलती हैं जिससे एक कोशिका को जिंदा रहने के लिए जरूरत होती है, क्योंकि कोशिका जिंदा है तो इंसान जिंदा है। कोशिका, इंसान की कोशिकाएं जिंदा है तभी तो इंसान जिंदा है। ठीक है। तो कोशिकाओं के अंदर क्या, जिस तरीके से इंसान के एलिमेंट्री कैनाल में, डाइजेस्टिव सिस्टम में हाजम होता है, इसी तरीके से अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देखें, यानी कि सूक्ष्म दृष्टि से देखें, तो इंसान की कोशिकाओं के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है। उन कोशिकाओं को क्या मिलता है? जो जो डाइजेशन में हजम होकर के एमिनो एसिड यानी कि प्रोटीन आई है वो मिलता है, फैट मिलता है, डाइजेस्टिव फैट मिलता है, शुगर, ग्लूकोज मिलता है, और विटामिन मिलते हैं, मिनरल मिलते हैं, वाटर मिलते हैं, शायद कोशिकाओं को मिलते हैं। मेटाबॉलिज्म होता है। इस मोटे मेटाबॉलिज्म में क्या होता है? जो चीजें इंसान के कोशिकाओं की जरूरत की होती, कोशिका उनको ले लेती है। और कोशिका जब उनको ले लेती है तो कोशिका जब लेगी, इस्तेमाल करेगी, कोशिका ने ली, कोशिका ने इस्तेमाल कर ली, तो उनका कुछ बनेगा तो, कुछ वेस्ट, कुछ कबाड़, कुछ खराब चीज तो बनेगी ना। मान लीजिए एक चीज दी आपने, खाई, खा करके जो उसमें अच्छी चीज थी हजम हो गई, बाकी निकल गई। तो जब कोशिका किसी चीज को इस्तेमाल करेगी तो उसका फिर वहां पे कुछ खराबियां भी तो बने, मतलब उसका जो वेस्ट तो बनेगा ना। जिस चीज को इस्तेमाल किया उसका वेस्ट तो बनेगा। तो तो क्या बनता है इंसान की कोशिकाओं में? क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, यूरिया, ये सब चीजें बनती हैं कोशिकाओं के अंदर। अब होता क्या है, इंसान के जिस्म में जो गुर्दे हैं, वो गुर्दे वो गुर्दे इन इंसान के जिस्म में जो गुर्दे हैं, इंसान के जिस्म, देखो, जो खून है ना, खून खून में आ जाती है ये सारी चीजें कोशिकाओं से। एल्वियोलाई के जरिए, हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था। एल्वियोलाई के जरिए से कहा जाती है खून में। खून क्या करता है? जब गुर्दों में को निकल करके, जब गुर्दे में को निकलता है खून, तो गुर्दों में छनता है। तो जब वो गुर्दे में छनता है तो जो फालतू पानी होता है वो छन जाता है। ठीक है, गुर्दों की बात कर रहे हैं। जो क्रिएटिनिन जो कि कोशिकाओं से आई है वो छन जाती है, यूरिक एसिड आ जाता है। ठीक है, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, यूरिया, और ये सारा का सारा क्या हो जाता है? ये जो फालतू शरीर के अंदर पानी है वो गुर्दे क्या करते हैं? छान देते हैं उसको। और जो खून बचता है, खून को तो वापस दोबारा जिस्म में भेज देते हैं। और ये जो पानी बचा हुआ है इसको यूरेटर में भेज देते हैं, और यूरेटर के बाद मसाने में भेज देते हैं, और मसाने के बाद इंसान जो है पेशाब कर देता है। ठीक है जी। यही चीज जो है, यही यूरिनरी सिस्टम है।
अब यूरिनरी सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाले ऑर्गन यानी कि खास खास ऑर्गन कौन से? गुर्दे। गुर्दे को देख लेते हैं। गुर्दे इंसान में दो होते हैं, एक राइट साइड होता है दाएं तरफ, एक लेफ्ट साइड होता है बाईं तरफ। ठीक है। गुर्दे की जो यूनिट है, जो इकाई है, वो नेफ्रॉन होती है। जिस तरीके से नर्वस सिस्टम की नर्व की यूनिट है वो न्यूरॉन होती है, इसी तरीके से गुर्दों की नेफ्रॉन होती है। ना नेफ्रॉन के अंदर देखो, गुर्दों के अंदर नेफ्रॉन कोशिकाएं होती है, नेफ्रॉन के अंदर ग्लोमेरुलस होते हैं। क्या होते हैं ग्लोमेरुलस? क्या होता है ग्लोमेरुलस? एक तरीके से ऐसा होता है जैसे जैसे कटोरा। ग्लोमेरुलस क्या होता है? जैसे कटोरा। इसमें क्या होता है, खून की रग इधर को आई, अंदर घुसी, अंदर घुस के इधर को निकल गई। अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए खून आया, जो जिस्म से खून आया इसके अंदर यूरिया भी था, क्रिएटिनिन भी था, यूरिक एसिड, यानी कि गलत चीजें हैं, पेशाब में निकलने वाली चीजें हैं। तो जब इसमें अंदर घुसा, बोमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस कहाँ होता है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन किसकी कोशिका है? गुर्दे की। तो जब यहाँ को घुसा और घुसने के बाद छन गया, छनने के बाद जो खून सही था वो वापस दिमाग में, सॉरी, वापस बॉडी में चला गया। अब जो छन के क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, यूरिया निकला और साथ में पानी निकला, वो इसमें को छन करके जो है क्या होता है, वो इसमें को छन करके और सारी जो गुर्दे की कोशिका उनसे छन करके कहाँ पहुंच जाता है? यूरेटर में पहुंच जाता है। यूरेटर क्या है? यूरेटर वो नली होती है जो कि गुर्दे से आगे लगी हुई, गुर्दे और मसाने के बीच में लगी हुई होती है। आप कहाँ पढ़ोगे गुर्दे को? जब किसी गुर्दे की पथरी या यूरेटर में फंसी हुई पथरी का कोई अल्ट्रासाउंड देखोगे तो आपको पता लगेगा यूरेटर क्या चीज होती है। क्या है तो होता है यूरेटर? यूरेटर एक्चुअली वो नली है जो गुर्दे और मसाने के बीच में होती है। मसाना क्या है? मसाना यूरिनरी ब्लडर को बोलते हैं, जहां पे पेशाब जमा होता है, इकट्ठा होता है। ठीक है जी। यूरेटर, ये दो नालियां होती हैं। दो नालियां क्यों होती है? क्योंकि गुर्दे दो होते हैं, एक इधर से एक इधर से, दोनों मिलकर के कहाँ गिर गई? नाक के सामने कहाँ गिर गई? मसाने में गिर गई। मसाना यानी कि यूरिनरी ब्लडर में गिर गई। एक राइट साइड से, एक लेफ्ट साइड से, एक राइट वाले गुर्दे से, एक लेफ्ट वाले गुर्दे से। तो यूरेटर कितनी हुई? यूरेटर दो हुई। यूरेटर की लंबाई कितनी होती है? 26 सेंटीमीटर होती है। यूरेटर जो है वो एस शेप का होता है। एस, एस नहीं होता, एस फॉर सल्फर। ठीक है, एस शेप का होता है। क्यों? देखो ऐसे होता है, मान लीजिए सज्जी तरफ गुर्दे से यूरेटर निकली, इधर को यूं चली, यूं चली, फिर वो यूं आकर के ऐसे घुसी। देखो, गुर्दे से यूं निकली, यूं निकल के फिर ऐसे आकर के मसाने में इधर से घुसी, तो ये क्या बन गया? एस। गुर्दे से यूं निकली यूरेटर और यूं निकल के ऐसे मुड़ करके फिर ऐसे घुसी किसमें? यूरिनरी ब्लडर, पेशाब की थैली में। ठीक है। तो ये जो यूरेटर होती है ये एस शेप की होती है, 26 सेंटीमीटर लंबी होती है और इसके तीन भाग होते हैं। देखो, जो यूं गुर्दे में से सीधी निकली वो प्रोक्सिमल। ठीक है। उसके बाद जो यूं मुड़ी वो इंट्राम्यूरल, और मुड़ करके फिर जो दोबारा सीधी होकर के यूं घुसी वो डिस्टल। तीन भाग होते हैं। अब यूरिनरी ब्लडर को समझ लीजिए मसाना। ठीक है, पेशाब कहाँ आ गया? मसाने में। मसाने के क्या काम होते हैं? नंबर एक, मसाने का काम क्या है? पेशाब को जमा करना, इकट्ठा करना। और नंबर दो काम क्या है? जब वो जमा हो जाए, इकट्ठा हो जाए, 300 से 400 ml इकट्ठा हो जाए, उसको निकाल देना। ठीक है। अगर इंसान के अंदर यूरिनरी ब्लडर ना होता तो क्या होता? गुर्दे पेशाब छानते रहते और हर टाइम इंसान का पेशाब टपकता रहता। एवरी टाइम इंसान नापाक रहता। समझ रहे? हर टाइम परेशान रहता। गुर्दे छान रहे हैं, निकल रहे हैं, छान रहे हैं, निकल रहे हैं। तो यूरिनरी ब्लडर का क्या काम है? यूरिनरी ब्लडर का काम यह है कि वो इकट्ठा करता रहता है। जब 300 से 400 ml हो जाता है, वो मैसेज जो दिमाग को पहुंचा देता है कि, और इंसान को पता लग जाता है, नर्वस सिस्टम के जरिए से दिमाग को मैसेज पहुंच जाता है। दिमाग जो है ऑर्डर कर देता है कि भाई कहीं देखो जहां आप पेशाब कर सको सुविधा अनुसार, और इंसान जो है वो पेशाब कर लेता है। ठीक है, ये एक सिस्टम है। इस सिस्टम से इंसान जो है पूरे दिन में 4 से 8 बार पेशाब तकरीबन कर लेता है। ठीक है, 4 से 8 बार। लेकिन अगर मसाना ना होता तो इंसान क्या करता? हर टाइम इंसान का पेशाब टप। तो पहला काम क्या हुआ? पेशाब को जमा करना। दूसरा काम क्या हुआ? जब वो जमा हो गया, जमा होने के बाद फिर कहीं पर्दे की जगह देख करके, सुरक्षित जगह देख करके पेशाब कर लेना। ठीक है।
जी, जैसे ही गुर्दे में 300 से 400 ml पेशाब इकट्ठा हो जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैसेज पहुंच जाता है। ठीक है, जो मसल्स हैं मसाने की वो भारी होने लग जाते हैं, क्योंकि उन पर 300-400 ml का लोड हो जाता है। और इंसान क्या करता है, इंसान भाग करके कहीं जा करके आराम से पेशाब कर लेता है। अब ये जो पेशाब करना है, जिसको कहते हैं पेशाब करना, इसको मिक्चुरेशन कहते हैं, मिक्चुरेशन। देखो, जो यूरिनरी ब्लडर है, जो मसाना है जिसमें पेशाब इकट्ठा होता है, इसके फौरन, इसके जहां पे मान लीजिए यूरिनरी ब्लडर है ना, यूरिनरी ब्लडर के बाद क्या होता है, यूरेथ्रा, पेशाब की वो नली जिससे इंसान जो है बाहर कहीं भी पेशाब करता है, पेशाब घर में। जी, तो जो यूरिनरी ब्लडर है, जो मसाना है, मसाने के फौरन बाद एक वाल्व लगी होती है। वाल्व, वाल्व का क्या काम होता है, जैसे साइकिल की वाल्व हवा भरने की, मोटरसाइकिल की हवा भरने की वाल्व। ठीक है, वाल्व का क्या काम होता है, क्या काम होता है, वाल्व से कोई चीज बाहर तो निकल जाती है, वापस नहीं आती। तो इसी तरीके से ये जो वाल्व है, जो कि मसाने के फौरन बाद है, जो वाल्व है, इसका क्या होता है, इंसान जब पेशाब करता है तो इंसान जो है मतलब इंसान इरादा करके उसको, वाल्व को ढीली छोड़ देता है, और पेशाब क्या होता है, निकल जाता है। तो इंसान के मसाने के फौरन बाद, यूरेथ्रा किसको बोलते हैं, यूरेथ्रा वो नली है जिसके बाद इंसान पेशाब घर में पेशाब करता है। ठीक है, तो इंसान के मसाने के फौरन बाद एक वॉल्व होती है, और जब इंसान पेशाब करना चाहता है, ठीक है, इरादा करता है, वो वॉल्व क्या करती है, खुल जाती है। तो यही वॉल्व है जिसको बंद रख करके इंसान अपने पेशाब को रोक के रखता है। ठीक है, और इस वॉल्व को इंटरनल इंस्पेक्टर बोलते हैं। एक वाल्व और होती है, एक वाल्व क्या होती है, बिल्कुल यूरेथ्रा यानी कि पेशाब के नली के बिल्कुल बाहर होती है। ठीक हो, उसको एक्सटर्नल इंस्पेक्टर बोलते हैं। दो वाल्व होती हैं। जो मेल की यूरेथ्रा है, यानी कि जो मर्दों की पेशाब की नली है, उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर होती है। और जो फीमेल यानी कि महिलाओं की जो पेशाब की नली है, जो बाहर वाली, यूरिनरी ब्लडर के बाद 4 सेंटीमीटर उसकी लंबाई होती है। मर्दों की 16 सेंटीमीटर जो लंबाई होती है, वो पेनिस की वजह से ज्यादा होती है, क्योंकि जो यूरेथ्रा है वो पेनिस के बीच में को निकल के जाता है। तो 16 सेंटीमीटर जो मेल की यूरेथ्रा है, वो फीमेल की यूरेथ्रा से ज्यादा होती है। जी, अब यूरिन के बारे में थोड़ा सा, पेशाब को भी समझ लो, थोड़ा सा पेशाब को समझ लो। यूरिन का जो कलर होता है वो अंबर कलर का होता है। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है, जब हिमो हिमो आरबीसी आरबीसी ठीक है, यानी कि हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन होता है, हीमोग्लोबिन जब टूटता है, 120 दिन के बाद आरबीसी को टूटना होता है। ठीक है, तो उससे निकलता है यूरोबिलिन। और यूरोबिलिन जो होता है, यूरोबिलिन का कलर होता है अंबर का, यानी कि पीला, पेशाब का मतलब हल्का पीला, अंबर कलर यानी कि हल्का पीलापन। ठीक है, जब इंसान के जो आरबीसी होता है, जब वो ब्रेक डाउन होता है 120 दिन के बाद, और वो जब टूटा हुआ आरबीसी होता है, जब वो गुर्दे में को निकलता है, तो गुर्दा क्या करता है, उसको छान देता है यूरोबिलिन को। तो जो यूरोबिलिन है उसका कलर अंबर कलर होता है, इसलिए इंसान के पेशाब का जो रंग होता है वो अंबर कलर होता है। इंसान के पेशाब की जो ग्रेविटी होती है वो 1020 से 1030 होती है। और इंसान के पेशाब का जो पीएच होता है वो 4.5 से 8 होता है। एसिडिक भी हो सकता है, और 8 तक हो सकता है, 4.5 से 8 के बीच हो सकता है। कंपोजिशन ऑफ यूरिन, पेशाब में क्या क्या होता है, 96% पेशाब में पानी होता है, 2% यूरिया होती है, और बाकी 2% में क्या क्या होता है, यूरिक एसिड होता है, क्रिएटिनिन होती है, अमोनिया होती है, सोडियम होती है, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, ऑक्सलेट, ऑक्सलेट जिसकी पथरी भी बन जाती है। ये सब चीजें क्या होती हैं, पेशाब में होती हैं। 96% वाटर, 2% यूरिया, और बाकी 2% में ये सारी चीजें होती हैं। एक थोड़ा सा समझ लीजिए, इंसान के गुर्दों में एक हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसका काम क्या होता है, ये पेशाब को कंट्रोल करता है। एडीएच जो होता है वो पेशाब को कंट्रोल करता है, रीअब्जॉर्ब करता है। और नमक ज्यादा खाने से, नमक खाने से ये जो एडीएच है ये ज्यादा काम करने लग जाता है। इसीलिए वो जो पेशाब इंसान का बाहर निकलना होता है ना, वो पेशाब क्या होता है, वो उसमें से जो वाटर होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। अब जब वो एब्जॉर्ब हो जाता है, वो पानी जो कि निकलना होता है वो दोबारा एब्जॉर्ब हो जाता है। जब वो एब्जॉर्ब हो जाता है तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक है, यानी कि खून का वॉल्यूम बढ़ जाता है, क्योंकि उसके अंदर वाटर मिल जाता है।
और जब उसके अंदर ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है तो इंसान का बीपी बढ़ जाता है। इसीलिए इसीलिए नमक ज्यादा खाने से मना करते हैं। और जो बीपी के मरीज होते हैं उनको नमक बोलते हैं कि आपको कम से कम खाना है, ताकि एडीएच जो है वो ज्यादा एक्टिवेट ना हो और ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ना करे इंसान के जिस्म में। ये जो एडीएच है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। फंक्शन ऑफ यूरिनरी सिस्टम, निजाम तौलीद बोल के अफाल, यानी कि क्या क्या काम है, क्या क्या काम है पेशाब के। यूरिन फॉर्मेशन, यूरिनरी सिस्टम के क्या क्या काम है? सबसे पहले पेशाब बनाना। उसके बाद क्या होता है, यूरिनरी सिस्टम से जो है इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर का जो है बैलेंस रहता है इंसान के जिस्म में। ठीक है, इलेक्ट्रोपोइटिन को बनाना और जिस्म से निकालना, क्योंकि इलेक्ट्रोपोइटिन आरबीसी फॉर्मेशन में मदद करता है। इलेक्ट्रोपोइटिन जो है एक एंजाइम है, सॉरी, इलेक्ट्रोपोइटिन जो है, इलेक्ट्रोपोइटिन को बनाना और जिस्म से निकालना, क्योंकि इलेक्ट्रोपोइटिन आरबीसी फॉर्मेशन में मदद करता है। अब एक क्या चीज है, रेनिन। रेनिन गुर्दे में बनता है, एक एंजाइम है। रेनिन ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। ठीक है, रेनिन क्या करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। और इलेक्ट्रोपोइटिन क्या करता है, आरबीसी फॉर्मेशन यानी कि खून के बनने में मदद करता है। जी बस इतना ही। इनके एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से ध्यान दे लेना भाई। क्या पता एग्जामिनर किस पॉइंट से कहाँ पूछ ले, हालांकि मैं सवाल बना दूंगा। लेकिन देखिए बात ऐसी है, ऐसा भी हो सकता है कोई एक आध